हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग की हिस्ट्री की आज पहली क्लास होगी। ज्योग्राफी की पहली क्लास हम लोगों ने ग्रुप पे अपलोड कर दिया है। हिस्ट्री की पहली क्लास हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ध्यान देना, ये क्लास अभी 50% हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपनी कोर्स को यूट्यूब पे फ्री कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी हिस्ट्री की 10-20 क्लास है तो 10 क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, जियोग्राफी में मैंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को यूट्यूब पे कर देंगे, बाकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो आपकी पेड कोर्स में ही रहेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिटेल था जो आप लोग को देना था। हिस्ट्री, जाहिर सी बात है, हिस्ट्री स्टार्ट होगी तो एंशिएंट हिस्ट्री से ही स्टार्ट होगी। कुल 20 क्लास में हम लोग अपनी हिस्ट्री को खत्म करेंगे। हिस्ट्री खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग मेंस के नजरिए से हिस्ट्री खत्म करेंगे। हिस्ट्री हम लोग खत्म कर रहे हैं तो ध्यान देंगे, प्रीलिम्स के नजरिए से हिस्ट्री खत्म कर रहे हैं। और प्रीलिम्स के नजरिए में भी यूपीआरओ के और बीईओ के प्रीलिम्स का जो नजरिया है उस नजरिए से हम लोग प्रीलिम्स को खत्म करेंगे। तो क्लियर देखना है, एग्जाम, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को टारगेट करते हुए ये क्लास ली जा रही है, एकदम दिमाग में रखना है। इस क्लास का लेने का मतलब एकदम ये नहीं है कि आपको पंडित बनाना। ठीक है, इस क्लास को लेने का केवल और केवल इतना ही मतलब है कि एग्जाम में पेपर आए तो उस पेपर के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सिंपल सा मेरा लक्ष्य है। ठीक है, ध्यान देंगे, इस बैच के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं आप लोग को। तो मेरा मानना है कि अभी तक का शायद ही कोई इससे सस्ता कुछ बैच लेके होगा। हम लोगों ने आरओ और अभी जस्ट हम लोग कुछ दिन बाद बीओ के बैच लॉन्च कर देंगे। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने केवल 300 रुपए में ही आपकी ये क्लास लॉन्च किया है। ठीक है, तो आरओ की ये क्लास आपकी केवल और केवल 300 रुपए में ही लॉन्च की गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, वहां पर आप लोग जाके इस बैच से संबंधित जो जानकारी है वो ले सकते हैं। प्रॉपर मैंने एक इसकी इंट्रो वीडियो भी बना दिया था। तो चलिए यहीं से हम लोग अपनी आरओ की पहली क्लास यानी एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास या इंडियन हिस्ट्री की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। बात आती है कि हिस्ट्री की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं तो दिमाग तुरंत पाषाण काल पे जाता है। पाषाण काल वो ड्यूरेशन है जहां पे हमारे पास केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। कोई भी हमारे पास लिखित साक्ष्य की उपलब्धता नहीं है। जो पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद भी हैं उनकी भी एक सीमा है। सीमा इन द सेंस ऐसे कि नाम ही है पाषाण काल, यानी बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन मिले हैं, जो भी पुरातत्व हम लोग को मिला है वो पसार से यानी पत्थरों से रिलेटेड है। ठीक है, इसी के कारण इस पूरी ड्यूरेशन को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। जब बात आती है पाषाण काल की तो हम लोग इसको 3 फेज में डिवाइड करते हैं। 3 फेज में जो डिवाइड करते हैं, समय के साथ जैसे जीवन यापन में और गुणवत्ता में चेंजिंग आती है, पाषाण काल को उस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में डिवाइड करते हैं। पाषाण काल का जो पहला फेज है यानी जो पूरा पाषाण काल का फेज है, जिस फेज को हम लोग 6 लाख ईस्वी पूर्व से लेके लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व के टाइम पीरियड में रखते हैं। लगभग 6 लाख का जो टाइम पीरियड है, एक कम यानी 10 कम 5,90,000 साल का जो ये टाइम पीरियड है, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल के तौर पे जानते हैं। इस काल में मानव पूरी तरीके से शिकारी हुआ करता था, अर्थात वो ना ही पशुपालन करना जानता था, ना ही किसी भी कृषि सामग्री को या किसी भी खाद्य पदार्थ को उपजाता था। तो टोटली वो पूरी तरीके से शिकारी था, यानी जो उसको मिला मारा और खाया। ठीक है, बात यह थी कि मारने के लिए टूल्स क्या थे उसके पास। तो हथियारों के तौर पे ऐसा नहीं है कि उसको एकाएक लोहा मिल गया, एकदम ऐसा नहीं है। हथियारों के लिए उसको इर्द गिर्द जो पत्थर मिले उन्हीं पत्थरों से घेर के वो शिकार करता था। तो यानी मानो टोटली शिकारी था। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है कि पूरा पाषाण काल का जो फेज था वो एक शिकारी वर्ग का फेज था। ध्यान देना है, थोड़ा सा एक चेंजिंग 10,000 ईस्वी पूर्व के करीब में देखने को मिलता है और यहां से ये संग्रहकर्ता बनेंगे। ध्यान देना है, तो जो मध्य पाषाण काल का फेज है यहां से ये संग्रहकर्ता बनेंगे। हालांकि मध्य पाषाण काल में ही चुटफुट एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ध्यान देंगे एग्रीकल्चर आपकी अगले फेज की विशेषता है। यहां पे आपको केवल एग्रीकल्चर के थोड़े से साक्ष्य मिलने स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके मध्य पाषाण काल में एग्रीकल्चर पूरी तरीके से व्यवस्थित था। अगर पूछे स्टार्ट हुआ था तो देन स्टार्ट हुआ था, लेकिन व्यवस्थित था तो नहीं। व्यवस्थित आपका होगा नव पाषाण काल में। और हमको पता है अगर अपने को एग्रीकल्चर करना है तो जाहिर सी बात है अपने पास क्या होना चाहिए, पशुधन होना चाहिए। अपने पास क्या होना चाहिए, वो एक लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे वाटर सोर्स हो, यानी नदीय क्षेत्र हो। एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसकी देख रेख के लिए वहां पे रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इंसान अब अस्थायी जीवन जीना स्टार्ट करेगा, परिवार का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहां से यानी आपके नव पाषाण काल से स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है वो लगभग 5,90,000 साल का पीरियड है।
ध्यान देंगे, इस पीरियड को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका ईयर याद करना जरूरी नहीं है, बस दिमाग में नाम रखना है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इस 3 फेज में हम इसको डिवाइड करते हैं। पाषाण काल में जो पहला फेज है आपका पूरा पाषाण काल, इनकी जिंदगी ही शिकारी है, अर्थात एकदम मतलब जीवन में 100 की उठो तो पत्थर और 100 तो पत्थर, सिंपल सी बात है, यानी जिंदगी ही पूरी पत्थर है। तो जाहिर सी बात है कि इस फेज का डिवीजन किया गया है तो पत्थरों के बेस पे किया गया। मैंने स्टार्ट से बोला कि जब ये शिकारी थे, यानी शिकार करने में यूज किसका करते होंगे, शिकार करने में पत्थरों का यूज किया करते थे। पत्थरों का यूज किया करते थे मतलब क्या हो गया कि भैया उनके टूल्स, उन्हीं से टूल्स बनाते थे और उससे शिकार करते थे। लेकिन हमेशा इस लगभग 5,90,000 साल के पीरियड में ऐसा नहीं है कि टूल्स एक प्रकार का है। समय के साथ जलवायु चेंजिंग होगा और जो आपके पशु हैं वो छोटे होते जाएंगे। छोटे पशु, फॉर एग्जांपल खरगोश लीजिए तो बहुत तेज दौड़ता है, तो जब पशु छोटे होंगे तो उनकी स्पीड काफी तेज होगी और उनको आप लोग बड़े हथियारों से नहीं मार सकते, क्योंकि बड़े हथियार को फेंकने की एक सीमा है। भाई मान लो कि एक 70 किलोग्राम का आदमी है, 60 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का हथियार कितना फेंकेगा, मान लो 200 मीटर फेंक दिया, बहुत फेंकने वाला रहेगा तो ठीक है। लेकिन हथियार जब थोड़े पतले होंगे तो उनको थोड़ा तेजी से और दूर तक फेंका जा सकता है, यानी तेज गति से दौड़ने वाले जानवरों का भी शिकार किया जा सकता है। तो परिस्थितियां जैसे जैसे बदलेंगी वैसे वैसे इनके टूल्स में चेंजिंग दिखेगी, यानी टेक्नोलॉजी चेंजिंग देखने को मिलेगी इनके हथियारों में। तो इस हिसाब से हम लोग पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन का जो रूल्स है वो इनके द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरण थे उन आधार पे इनका हम लोग डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी आप लोग के दिमाग में आ गई होंगी। हिस्ट्री में कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं, कुछ कीवर्ड्स हिस्ट्री समझने के लिए जानना बड़ा जरूरी है। कीवर्ड्स क्या मिलेगा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 कीवर्ड्स है। मैं लिख दूं क्या कीवर्ड्स, मैं देखता हूं अगर कहीं मैंने लिखा होगा तो ठीक है, कहीं नहीं लिखा है तो मैं एक सेकंड में शॉर्ट में यहां पे आपको समझाता हूं, ठीक है। सारी चार्ट मैंने बना लिया है ताकि कहीं क्लास में आप लोग को दिक्कत ना आए, ये नोट्स के तौर पे मैं दे भी दूंगा आपको। मैंने बोला कि 3 कीवर्ड्स आते हैं। एक कीवर्ड्स आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। सेकेंड है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। मैं काल नहीं लिखा हूं लेकिन चलिए काल लिख देते हैं, कुछ लोग को बुरा लग सकता है, ठीक है। काल भी मैंने लिख दिया। अब इस तीनों फेज को समझने के लिए बहुत छोटी सी चीज समझना है बस, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है केवल लिखित साक्ष्य प्लस पुरातात्विक साक्ष्य। बस ये 2 कीवर्ड्स दिमाग में है तो इसका डिफिनेशन इजी है आपके लिए, ठीक है। शायद इसने वो छोड़ दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बस एक सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग छोड़ दिया है, कोई नहीं। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन ऑफ करिए फिर लगा लीजिए। बस एक और क्या, स्टॉप मिररिंग। चलो ठीक है, एक बार इसको आप यहाँ से करिए, मैं तो पढ़ाता हूँ, ठीक है। हो गया ठीक है, आ गया हो गया, यही है ना। हाँ ठीक है। अब एक चीज ध्यान देंगे, प्रागैतिहासिक काल, ये 3 फेज में जो अपने को डिवाइड करना है, इसकी बहुत सिंपल सा क्या है, आपके दिमाग में केवल ये 2 कॉन्सेप्ट है, लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, केवल ये 2 चीज। अब देखिए, जो आपकी पाषाण पीरियड है वहां पे आपको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलना है, ठीक है।
वहां पे आपके पास केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, यानी उनके जो टूल्स यूज किए जा रहा है ना, वो आपके पास है। अब बताती भैया कि चल टूल्स तो अपने पास है, लेकिन उस आधार पे आप लोग एग्जैक्ट जानकारी उनकी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लिखित साक्ष्य का अभाव हो और पुरातात्विक साक्ष्य की उपस्थिति हो, देन ऐसे पीरियड को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ध्यान देना है, ऐसे पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पीरियड को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पाषाण काल, ठीक है। यानी लिखित साक्ष्य ना हो, प्रागैतिहासिक साक्ष्य आपको इन तीनों फेज में मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य आपको इन तीनों फेज में मिलेंगे, प्रागैतिहासिक में भी, आद्य ऐतिहासिक में भी और ऐतिहासिक में भी, ठीक है। इन तीनों फेज में मिलेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लिखित साक्ष्य इन तीनों फेज में मिले। लिखित साक्ष्य के ही आधार पर यह डिवीजन किया गया है। या तो लिखित साक्ष्य मिलेगा नहीं, लिखित साक्ष्य मिलेगा तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा पीरियड की जो मुहरें हैं उन पे कई सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। वो फीलिंग बेस्ड है, जैसे फेसबुक पे आज जो होता है लाइक का, वो एक लव रिएक्शन होता है, जितना भी होता है वो सब फीलिंग बेस्ड है। मतलब आप सामने वाले को लाइक करेंगे तो अगला समझ जाता है कि मतलब क्या हुआ है, अब वो दिल वाला साइन देंगे तो अगला समझ जाता है भाई कि हुआ क्या है, सामने वाले को ज्यादा दिल पे अच्छा लगा है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हड़प्पा की मुहरों पे भी ऐसे कुछ साइन है जिनको समझा नहीं जा सका है। कुछ ज्योमेट्रिकल साइंस है, कुछ और भी अल्फाबेट से मिलते हुए साइंस है, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है अपना, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिमाग में रखने, बस वो हमारे लिए समझ के परे है। उनको समझने के लिए कोई हड़प्पा कालीन विद्वान उठाना पड़ेगा, हालांकि उसके साक्ष्य बड़ा कम है, वहां से लोगों को उठा पाना बड़ा मुश्किल है जो इसको पढ़ के बता पाए। तो आप मान के चलिए कि लगभग इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। काफी लंबे समय से लोग कोशिश करें लेकिन पढ़ नहीं पाए। तो लिखित साक्ष्यों का अभाव हो तो प्रागैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य हो लेकिन पढ़े ना गए हो, फॉर एग्जांपल हड़प्पा पीरियड, ऐसे को बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसे को बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और लिखित साक्ष्य भी हो, पुरातात्विक साक्ष्य भी हो, लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सके यानी पठनीय भी हो, देन उस पीरियड को हम लोग कहेंगे ऐतिहासिक काल। यहां से आपका वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। तीनों के एग्जांपल समझ गए। प्रागैतिहासिक काल का एग्जांपल क्या हुआ, प्रागैतिहासिक काल का एग्जांपल हुआ पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल का एग्जांपल क्या हुआ, तो आद्य ऐतिहासिक काल का एग्जांपल आपका हो गया हड़प्पा पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल का आपका एग्जांपल क्या हो गया, ऐतिहासिक काल का एग्जांपल आपका हो गया वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे आते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल को क्लियरली यहां से देखते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने बोला कि हम लोग पूरा पाषाण काल को 3 फेज में डिवाइड किया है उपकरणों के आधार पर। तो हो सकता हो चांस हो कि इनके उपकरणों बेस्ड क्वेश्चंस पूछ दे, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहां पे पूर्व पाषाण काल में जो उपकरण थे वो बेसिकली क्रोड उपकरण हुआ करते थे, ठीक है। ये बेसिकली क्रोड उपकरण हुआ करते थे, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। क्रोड उपकरण में एग्जांपल्स के तौर पे क्या आती हैं, जैसे खंडक हो गया, ठीक है। इसके बाद से आपका हस्त कुठार हो गया, विदारणी हो गया। ध्यान देंगे ये थोड़ा सॉलिड होती, जो इनकी नुकार होती थी वो पतली नहीं सॉलिड टाइप की हुआ करती थी, क्योंकि बेसिकली ये लोग बड़े जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखेंगे। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं हस्त कुठार, ठीक है। हस्त कुठार हो गया, विदारिणी, ठीक है, विदारिणी। और यहां पे हम लोग खंडक भी लिख सकते हैं, तो मैं शॉर्ट में यहां पे खंडक लिख देता हूं। ये आपके पूरा पाषाण काल के उपकरण हो गए, ठीक है। बेसिकली क्रोड उपकरण विशेषता किसकी है, पूरा पाषाण काल की आपकी विशेषता है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब एक चीज ध्यान देंगे, जो हस्त कुठार है ना, ये ध्यान देना है, पहली बार इस ड्यूरेशन की यानी पूरे पाषाण काल का जो पहला उपकरण मिला था वो हस्त कुठार ही मिला था। इस हस्त कुठार की जो प्राप्ति हुई थी वो साउथ इंडिया में हुई थी। ध्यान देना, वो कहां हुई थी, इसकी प्राप्ति साउथ इंडिया में हुई थी, मद्रास में। मद्रास में एक लोकेशन है पल्लवरम, पल्लवरम से ही रॉबर्ट ब्रूस फूट को वर्ष 1863 में इस उपकरण की प्राप्ति हुई थी। तो एक तो आपसे पूछ सकता है कि पल्लवरम स्थित कहां पे है, सेकेंड आपसे पूछ सकता है कि पहली बार रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा इसकी प्राप्ति कहां की गई, ठीक है। तो अपने दिमाग में रॉबर्ट ब्रूस फूट रखना है, पल्लवरम रखना है, हस्त कुठार रखना है, ठीक है। ये 3 चीज क्लियर रखने है। अब यहां से हम लोग की बारी आएगी, अगली है मध्य पूरा पाषाण काल। लगभग आपके टूल्स यही रहेंगे, बस अब ये नुकीले बनेंगे,
ठीक है, ये आपके टूल्स अब क्या होंगे, नुकीले बनने स्टार्ट होंगे, और ये इसके लिए इनको हम लोग कहते हैं बेसिकली कि आपको फलक उपकरण मिलने स्टार्ट होंगे। ठीक है, फलक उपकरण, इसी को ध्यान देंगे। ये फलक उपकरण बेसिकली जो आपके क्वार्टजाइट पत्थर हैं उनसे निर्मित हुआ करते थे। ठीक है, तो मैं यहां पे अगर सिंपल में लिख दूं कि क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित, क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित। ठीक है, फॉर एग्जांपल भारत लंबे टाइम पीरियड से मिसाइल बना रहा है, लेकिन अब क्या है, अभी भी मिसाइल ही बना रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि मिसाइल की रेंज में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी में वृद्धि कर रहा है। तो यानी मिसाइल्स क्या हो रही है, अब समय के साथ थोड़ी स्मार्ट होती जा रही है। तो ये उनकी अपने समय की इनकी मिसाइल है। ठीक है, बस इसको थोड़ा पतला कर करके थोड़ा स्मार्ट बनाएंगे ताकि छोटे जानवरों का भी शिकार कर सके, क्योंकि अक्सर जो छोटे जानवर होते थे वो कम रिस्की होते थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल खरगोश का शिकार करना तुलनात्मक आसान इसलिए क्योंकि हिंसक नहीं है। ठीक है, लेकिन शिकार बाघ का करना हो, ठीक है, तो भैया बड़ा तो है, एक बार मरेगा तो लंबे लोग का भोज लगेगा, लेकिन रिस्क भी है। ठीक है, चांस है कि वो खुद भोज बना ले किसी एक दो को। ठीक है, तो इसलिए दिमाग में रखना है। अब क्या नेक्स्ट पीरियड जो आपका आएगा उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें आपके जो टूल्स है एकदम पतले होंगे, ब्लेड टाइप के होंगे। ठीक है, तो ब्लेड उपकरण यहां से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यह चीज दिमाग में रखना है। एक्चुअली जैसे सपोज कि ब्लेड उपकरण को मिले कैसे, कि सपोज ये पत्थर है, ठीक है, ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं। अब इसको जब वो पीटते थे, ठीक है, आपका फलक उपकरण बनाने के लिए, तो इससे जो छोटी छोटी पतली पतली चीजें जो निकलती थी, ठीक है, और इसको नुकीला करने में, अब ये उसका यूज करेंगे। और बेसिकली इनका यूज वो क्या करते थे, तीर कमान बनाने में करते थे। ठीक है, तो उसको आगे क्या करते थे, एक लकड़ी में जोड़ के तीर बनाते थे और फिर उससे शिकार क्या करते थे। इसका कई फायदे क्या होता था कि दूर से ही एक तो शिकार कर लेते थे, तो अपने ऊपर कोई चोट नहीं आती थी। ठीक है, छोटे छोटे जानवरों का भी इससे शिकार करना आसान होता था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, इस चीज को दिमाग में रखना है। तो उच्च पूरा पाषाण काल को भी हम लोग समझ गए। इसमें आपकी एग्जांपल आती है तक्षणी एवं खुर्शनी। तक्षणी, खुर्चनी, ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स हुआ करते हैं। अब इस चीज को समझिएगा। अब हम लोग यहां से आते हैं आपके अगले फेज पे, यानी मध्य पाषाण काल पे और नव पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल काफी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, यूपी पीसीएस का वहां से क्वेश्चन बनाती है, और नव पाषाण काल तो खैर सभी बनाते हैं, तो वो भी बनाती है। पूरा पाषाण काल से जो आपका ध्यान है, यहां से यूपी पीसीएस क्वेश्चन नहीं बनाती, यानी चांस है यहां से आरओ एवं बीईओ में क्वेश्चन ना है, लेकिन इसके बाद से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है। तो नेक्स्ट हम लोग दिमाग में रखेंगे मध्य पाषाण काल। यहां पर दिमाग रखना है मध्य पाषाण काल, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखेंगे मध्य पाषाण काल की सबसे अच्छी दो जो इसकी विशेषताएं हैं वो है कि यहां से आपको पशुपालन का साक्ष्य स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रॉड तरीके पे होने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोकेशन से आपको पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। आपको केवल दो लोकेशन, एक मध्य प्रदेश का लोकेशन है और एक राजस्थान का लोकेशन है। ठीक है, केवल दो ही ऐसे लोकेशन है, एक आपका लोकेशन मध्य प्रदेश में पड़ता है और एक आपका लोकेशन राजस्थान में पड़ता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक एमपी में पड़ता है और एक आपके राजस्थान में पड़ता है। ये दो ऐसे लोकेशन है जहां पे आपको प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। एमपी का वो कौन सा लोकेशन है, तो ध्यान देंगे, जो आपके एमपी का लोकेशन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं। ठीक है, और जो आपका राजस्थान है, राजस्थान का तो आपका बागौर है, एमपी वाले की आपका नाम है, और राजस्थान का आपका बागौर है, एमपी वाले का आपका आदमगढ़ है। ठीक है, आदमगढ़। कई बार क्वेश्चन ये पूछे हैं कि प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य कहां से पाए गए हैं, तो आदमगढ़ एवं बागौर से पाए गए हैं। इनका लोकेशन पूछ सकता है, तो ये चीज दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आदमगढ़ एवं बागौर किस पीरियड से संबंधित है, तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है, ये चीज दिमाग में रखना है। यूपी के दो स्थल यहां पे ध्यान देना है जहां से अस्थि निर्मित उपकरण की प्राप्ति हुई है, जहां से अस्थि निर्मित उपकरण की प्राप्ति हुई है, एक चीज ये दिमाग में रखेंगे। फॉर एग्जांपल वो दो लोकेशन है आपका, एक महदहा है और एक आपका सराय नाहर राय है। ठीक है, सराय नाहर राय, महदहा और सराय नाहर राय, मैं इसको आपको हाईलाइट करता हूं, ध्यान देना है, महदहा एवं सराय नाहर राय, ये चीज क्लियर दिमाग रखेंगे। ये दो ऐसे लोकेशंस हैं जहां से आपके अस्थि निर्मित उपकरण
प्राप्त हुए। यानी जो हड्डियों जो जानवरों का शिकार करते थे, चूंकि उनकी जो हड्डी थी, जो नुकीली हड्डियां थी, उनसे टूल्स बनाते थे फिर से शिकार करने के लिए। ठीक है, तो अस्थि निर्मित जो उपकरण है इनकी प्राप्ति कहां हुई है? मैदा एवं सराय नहर राय से हुई है। हिस्ट्री में एक ये यहां से क्वेश्चंस अक्सर बने हुए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। लहुरादेव, मेहरगढ़, कोल्डिहवा। ठीक है, आप देखेंगे कि पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ आपके पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मेहरगढ़ आपके वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित एक लोकेशन है, यह चीज दिमाग में रखनी है। अब देखिए, ये 3 कॉन्सेप्ट मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान देंगे। जब तक आपके लहुरादेव की खोज नहीं हुई थी, लहुरादेव आपके उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित एक लोकेशन है। इस लहुरादेव के बारे में यूपीएससी भी क्वेश्चन बना चुकी है, ध्यान देना। यूपीपीएससी तो बनाती है। ठीक है, ध्यान देना, क्लियर दिमाग में रखना है। मेहरगढ़ तब तक एग्रीकल्चर का सबसे पुराना स्थल था, यानी जहां से एग्रीकल्चर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे उनका सबसे पुराना स्थल था। लेकिन जब लहुरादेव से चावल की साक्ष्य प्राप्त किए, एक्चुअली यहां से भूसी मिला था, ध्यान देना है। ठीक है, नहीं, यहां से चावल मिला था, चावल की भूसी आपकी कोल्डिहवा से मिला था। तो जब चावल का साक्ष्य पाया गया और उस चावल के साक्ष्य का स्टडी किया गया, तो पाया क्या गया कि भैया लहुरादेव में जो चावल के साक्ष्य है वो 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व है, काफी पुराने निकले। जबकि मेहरगढ़ वाला, जिसको हम लोग अब तक ओल्डेस्ट मानते थे, उसका जो गेहूं था वो केवल 7000 ईस्वी पूर्व पुराना होने का अनुमान था। तो जब तक लहुरादेव की खोज नहीं थी, मेहरगढ़ तो सबसे ओल्डेस्ट हो गया। लेकिन लहुरादेव को आते ही मेहरगढ़ का ये जो सम्मान था वो छीन गया। अब वो सम्मान हमारे गोरखपुर के बगलगीर का एक जिला है, नाम है उसका संत कबीर नगर। उस संत कबीर नगर को यह स्थान प्राप्त हुआ है। इस चीज को समझिएगा। अब एक चीज समझिए, कोल्डिहवा क्या है? कोल्डिहवा से लगभग 5000 ईस्वी पूर्व का आपको यहां से चावल की भूसी मिली हुई है। तो क्लियर दिमाग में रखना है, लहुरादेव से चावल मिला है, मेहरगढ़ से गेहूं मिला है, कोल्डिहवा से चावल की भूसी मिली है। कालक्रम अरेंज करने के लिए आएगा तो अरेंज करेंगे। ऑप्शन में लहुरादेव रहेगा तो लहुरादेव को टिक करेंगे, वरना आपको मेहरगढ़ को टिक करना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब कुछ पाषाणकालीन स्थल देखिए। ठीक है, और यहां के जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों पे आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। हथनौरा जो कि नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, और लोहदा नाला जो कि बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान देना है, हथनौरा जो कि नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, और आपका लोहदा नाला जो कि बेलन नदी घाटी में स्थित है। यह चीज दिमाग में रखना है। हथनौरा से क्या साक्ष्य मिला है? तो मानव जीवाश्म का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे, कहीं भी पूरा पाषाण काल में देखेंगे कोई भी मानव के साक्ष्य, मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य नहीं है, केवल आपकी हथनौरा से साक्ष्य मिला है, खोपड़ी मिली हुई है यहां से। ठीक है, यहां से केवल खोपड़ी की साक्ष्य मिली है। तो सबसे ओल्डेस्ट अगर अस्थिपंजर के साक्ष्य कहां मिले आपको? हथनौरा से मिले हैं। स्थित कहां पे है? नर्मदा नदी घाटी में। स्थित कहां है? नर्मदा नदी घाटी में। मानव जीवाश्म का यहां पे प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिला हुआ है। लोहदा नाला क्षेत्र जो कि आपके बेलन नदी घाटी हिस्से में पड़ता है, यहां से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ध्यान देंगे, यहां से हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। लंगनाथ जो कि गुजरात में स्थित है, यहां से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ध्यान देंगे, यहां से एक ही लोकेशन से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहां से कई निष्कर्ष निकलता है, सामूहिक हत्या का यहां से निष्कर्ष निकलता है। हालांकि आपने को इस डिबेट में नहीं पढ़ना, क्वेश्चन आएगा नहीं ऐसा, तो दिमाग में रखना है लंगनाथ स्थित कहां है? गुजरात में। और यहां से साक्ष्य क्या है? 14 मानव कंकाल प्राप्त होने के साक्ष्य। अब सिर्फ पानी लाए आप। ठीक है, इसके बाद से आता है दमदमा। ध्यान देंगे, दमदमा क्लास आप लोग क्या करेगा कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। ध्यान देंगे, हम लोगों ने भी आपके पूरे हितों का ध्यान में रखते हुए कि महज 300 रुपए में इस कोर्स को लॉन्च किया है। तो मेरे लिए भी एक अच्छा रहेगा कि अगर ये कोर्स सक्सेसफुल निकले। ठीक है,
तो आप लोग अपने दोस्तों में इस प्लान को जरूर शेयर करेंगे, ये चीज दिमाग में एकदम रखनी है। क्लासेस की शेड्यूल मैंने डिस्कस किया है, शेड्यूल के हिसाब से ही क्लास चलेगी, क्लास पूरी टाइम टू टाइम खत्म की जाएगी, इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। बीईओ के लिए एक बार हम लोग 20 दिन के उपरांत लगभग 18 से 20 दिन बाद एक बैच का अनाउंसमेंट करेंगे, फिर हम लोग बीईओ की क्लासेस, क्योंकि सेम पैटर्न है, बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। जो अंतर है वो अलग से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें निश्चिंत रहना है। अब हम लोग आते हैं दमदमा, ठीक है, दमदमा वाला को देखते हैं, ठीक है। दमदमा में क्या है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, ठीक है, 3 मानव कंकाल की प्राप्ति आपकी एक ही कब्र में हुई है। ये दमदमा से रिलेटेड फैक्ट है, ध्यान देंगे, ये दमदमा से रिलेटेड फैक्ट है। भीमबेटका सबसे ओल्डेस्ट प्रागैतिहासिक चित्रकला का साक्ष्य आपके यहीं से मिला। भीमबेटका स्थित कहां है मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को कमेंट करना है। तो ओल्डेस्ट प्रागैतिहासिक चित्रकला का साक्ष्य एमपीपीएस वालों के लिए सबसे हिट क्वेश्चन रहता है, यूपी भी इसको यहां से क्वेश्चन बनाई है, तो दिमाग में रखना यहां से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य आपको मिले हुए हैं, दिमाग में रखना यहां से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य आपको मिले हुए हैं। अब ये तो सारी बातें थी भैया पुरानी पुरानी पुरानी, ठीक है। अब ध्यान देंगे एक्चुअली इनकी खोज कब शुरू हुई, ध्यान देंगे। भारत 1947 के पूर्व हमको पता है कि विदेशी शक्तियों का गुलाम था, ठीक है, यानी हमारे पे राज किसी और का था। वो क्या करते थे, क्योंकि उनको व्हाइट मैन बर्डन थियरी देना था, कई सारी कॉन्सेप्ट उनकी थी, तो उस कॉन्सेप्ट को उनको फुलफिल करना था, ठीक है। और सभ्यता का सिद्धांत था, ठीक है, ये कई सारी उनकी प्रिंसिपल थी। पश्चिम की श्रेष्ठ सभ्यता का सिद्धांत उनके पास था, उन सिद्धांतों को उनको फुलफिल करना था। इसी समय क्या हुआ कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वो लोग अराउंड 1860 के करीब में करते हैं, 1860 के करीब में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं। एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं पता है कि कब करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं तो उसके पहले सर्वेक्षक के तौर पर कनिंघम महोदय को, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, इनकी नियुक्ति की जाती है 1861 में, 1861 में कनिंघम महोदय की इसमें नियुक्ति की जाती है। और यहां से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है चीजों को रीड करने का, ठीक है, यहां से चीजें स्टार्ट होती है। बाद में इसी आपके पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नाम 1901 में बदल दिया जाता है, ठीक है, और विभाग की जगह पे उसको सर्वेक्षण रख दिया जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसका नाम पड़ जाता है, जो विभाग वर्ड को सर्वेक्षण से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक्स था। और जब देखिए क्लियर दिमाग रखेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग पूछेगा तो उसके पहले सर्वेक्षक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। लेकिन जब इसका नाम करके सर्वेक्षक रखा जाएगा ना, विभाग से सर्वेक्षक किया जाएगा, तो जो इसके पहले महानिदेशक बनते हैं वो जॉन मार्शल हुआ करते हैं, ठीक है। तो फंसना नहीं है, और अपने क्वेश्चन को क्लियर देखना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग पूछा है या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूछा है, ठीक है। सर्वेक्षण पूछेगा तो फिर पहले जो आपके महानिदेशक होंगे वो कौन होंगे, वो हो जाएंगे आपके जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल हो जाएंगे। और अगर विभाग पूछा रहेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। ये चीज भी मैंने आप लोग की क्लियर कर दी है, उम्मीद करेंगे कि यहां पे भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा ताम्र पाषाणिक संस्कृति। नाम से ही पता है ये एक ऐसा फेज था जहां पे पाषाण के साथ साथ तांबे का यूज किया जाने लगा, ठीक है, जीवन यापन में, यानी तांबे का यूज आया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि मानव सभ्यता में सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया वो धातु आपकी तांबा हुआ करती थी, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति भारत में पहली बात देखेंगे डिफरेंट लोकेशन से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चाहे आप दक्षिण पूर्वी राजस्थान लीजिए, साउथ में भी आपको साक्ष्य मिले हैं, आपको ईस्ट में भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ध्यान देना है। हालांकि आपके जो उत्तर पूर्वी राज्य वहां तक नहीं, लेकिन उड़ीसा वगैरह तक आपको साक्ष्य इसके मिले हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं लगभग अपने भारत में चाहे नॉर्थ ले लीजिए, चाहे साउथ ले लीजिए, चाहे ईस्ट लीजिए, चाहे वेस्ट लीजिए, लगभग हर जगह इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस चीज को दिमाग रखना है। जैसे अब ये सारे ब्लॉक्स जो भी है, इसको लोकेशंस, इसके बारे में अभी चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। ध्यान देंगे बेसिकली जब हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का जो विस्तार है उसको हम लोग जब स्टडी करते हैं तो पहला लोकेशन आपका आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक है, ये लोकेशन आता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान को ही हम लोग बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बनास घाटी के समीप इस संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ है। यही कारण है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इर्द गिर्द जो ये क्षेत्र है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप यहां पे देखेंगे बालाथल है, ठीक है, आहार है, ठीक है, गुलुंद है, ये सारे, ठीक है, ये सारे लोकेशन क्या है आपके, ठीक है, बालाथल, आहार, ठीक है, और उसके से बागोर हो गया, ये सारे के सारे आपके, ठीक है, इस दक्षिण पूर्वी राजस्थान अर्थात बनास संस्कृति के हिस्सा है। ये चीज क्लियर दिमाग में रखना है, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मैं जूम करता हूं थोड़ा सा, ठीक है।
तो आपको क्या मिलेगा यहां पे देखिए, नीचे ये आपको आहार मिलेगा, ये यहां पे देखिएगा आहार, AHAR, ठीक है। आहार तांबे का केंद्र थी, तांबे का केंद्र होने के कारण इस आहार को हम लोग क्या करते हैं, तांबवती के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस आहार को तांबवती के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हिस्ट्री में वो कौन सा लोकेशन है जिसको तांबवती के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आपका आहार है, जो कि बनास संस्कृति का एक हिस्सा है, ध्यान देना है। इसकी जो गिलुंद है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनास संस्कृति का अगला लोकेशन जो गिलुंद है, ये रेड अंडरलाइन है, ठीक है, GILLUND, ठीक है, गिलुंद, ठीक है। गिलुंद भी काफी इंपॉर्टेंट है, गिलुंद इन द सेंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ये एक ऐसा लोकेशन है जहां से चार दीवारी युक्त घर के साक्ष्य मिले हैं, यानी घरों की बाउंड्री वॉल्स मिले हैं, ठीक है, ये चीज दिमाग रखना है। यानी सिक्योरिटी के नजरिए से, जाहिर सी बात है, अपने घर की बाउंड्री क्यों लगाते हैं, सुरक्षा के नजरिए से। तो यहां पे सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे, दिमाग में ये रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए यहां से चार दीवारी किया गया था। तो चार दीवारी का साक्ष्य आपको कहां से मिला है, गिलुंद को मिला है, ध्यान देना है। यहां की जो इमारत है वो बेसिकली मिट्टी की इमारतें थी, अभी सीमेंट का यूज नहीं होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो मिट्टी की ही मिलेगी। तो जो इमारतें थी वो मिट्टी की थी, हालांकि कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, इस चीज को दिमाग में क्लियर रखना है। यानी अब हम लोग यहां से थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ यहां तक हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे आपका जो मध्य प्रदेश वाला लोकेशन है, ये जो मैंने रेड कलर में ब्लॉक किया, ठीक है, ये भी आपका क्या है, बेसिकली ये ताम्रप्रसारिक स्थल है। मैं इसको जूम करता हूं, तो जूम करने पे आपको एरड़ दिख रहा है, कायथा दिख रहा है, नौदा टोली दिख रहा है। ये तीन लोकेशन तो आपको मैप में ही दिख रहे हैं, केवल इसमें एक लोकेशन जो है मालवा, वो वाली लोकेशन आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो मालवा, एरन, कैथा टोली, नौदा टोली, ये आपका कैथा और नौदा टोली, ये आपके वो ताम्रप्रसारिक स्थल है जो कि बेसिकली मध्य प्रदेश वाले लोकेशन में मिलते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश नहीं, जो वेस्ट का आपका मध्य प्रदेश है, वेस्ट उसमें, ठीक है, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ध्यान देना है इसको। यहां पे जो मालवा है, मालवा से हमको क्या है कि चरखे के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है, मालवा से हमको चरखा का साक्ष्य मिला है, इसी को दिमाग में क्लियर रखना है। तो चरखा का ओल्डेस्ट साक्ष्य कहां से मिल गया आपको, मालवा से मिल गया। अब ध्यान देना है, अब ध्यान देंगे कायथा जो लोकेशन है, यहां से आपका कायथा, मैं एक बार व्हाइट पेन यहां पे चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा एक बार कायथा वाला लोकेशन देखिए, ठीक है, कायथा वाले लोकेशन से क्या आपको 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं और किलेबंद बस्ती के। तो यहां से किलेबंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, किलेबंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, प्लस यहां पे कुछ कंगनों के भी साक्ष्य मिले हैं, कंगनों के साक्ष्य, ठीक है। इससे श्रृंगार की हम लोग इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि काफी पहले से, जैसे सिंदूर के साक्ष्य आपको देखेंगे, सजावट के साक्ष्य आपको हड़प्पा पीरियड से मिले, लेकिन कंगन कम से कम, जाहिर सी बात है, कंगन कौन पहनेगा, एक चुल्ला तो मैं मानता हूं कि ठीक है शौक होता है, पुरुष वर्ग भी पहुंचता है, लेकिन कंगन बेसिकली कौन से महिलाओं का ही है, ठीक है। तो श्रृंगार प्रधान समाज होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैंने बोला कि स्थायी जीवन आपका नवपाषाण काल से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य ऐसा नहीं कि केवल और केवल यहां से कायथा से मिले हैं, एरन से भी आपकी किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहां से किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य आपको इन सभी जगहों से मिले हुए हैं, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा साउथ की तरफ निकले, यानी महाराष्ट्र में निकले, तो महाराष्ट्र में आपको कुछ लोकेशंस मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में आपको कौन कौन से, तो यहाँ पे कई सारे लोकेशन हैं, जैसे यहाँ पे खैर नाम उतना नहीं लिखा है, यहाँ पे आपको दैमाबाद का नाम लिखा है, जोरबे का नाम लिखा है, नेवासा का नाम लिखा है, ईमानगांव का नाम लिखा है, 4 की लोकेशन आपको दिखा रहा है। अगर अरेंज करने को आएगा तो आप लोग इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हैं, दैमाबाद, जोरबे, नेवासा और ईमानगांव, ठीक है। अगर नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए आएगा तो आप लोग इसको अरेंज कर लेंगे। ये सब क्या है, ये भी वो ताम्रप्रसारिक स्थल है जो बेसिकली महाराष्ट्र वाले रीजन में आपके प्राप्त हुए, ध्यान देंगे, जो आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में प्राप्त हुए, एक चीज को ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग जब ये देख लिए, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में कुछ और भी, जैसे ईमानगांव आपका पुणे के अराउंड मिलता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ठीक। सोनगांव, चंदौली, ये सब आपकी ताम्रप्रसारिक स्थल ही है, ये बेसिकली आपको किस लोकेशन पे मिलते हैं, ये सब आपकी महाराष्ट्र में मिलते हैं, ये चीज दिमाग में क्लियर रखना है। अब एक चीज ध्यान देंगे, जो यहाँ पे नेवासा है ना दोस्तों, नेवासा सबसे ओल्ड पटसन का साक्ष्य यहीं से मिला है, पटसन का साक्ष्य यहां से मिला हुआ है,
ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि पटसन का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, तो वो आपके नेवासा से मिला हुआ है। पटसन का साक्ष्य आपको कहां से मिला है, पटसन का साक्ष्य आपको नेवासा से मिला हुआ है। दैमाबाद क्या है, इस पूरे जोरवे स्थल का, देखिए यहां पे जोरवे सबसे फेवरेट स्थल था, ठीक है। इसी कारण इस लोकेशन को हम लोग जोरवे संस्कृति के तौर पे भी जानते हैं, ठीक है, जोरवे संस्कृति के तौर पे जानते हैं। इस पूरे जोरवे लोकेशन का या जोरवे संस्कृति का जो सबसे बड़ा स्थल है ना, जो सबसे बड़ा स्थल है वो दैमाबाद है। तो दैमाबाद क्या है, इस पूरे जोरवे का सबसे बड़ा स्थल है, जान देंगे, सबसे बड़ा स्थल है दैमाबाद। ये चीज भी अपने दिमाग में क्लियर रख लेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। अब यहां पे हम लोग को एक इंपॉर्टेंट है आपका ईमान गांव। ईमान गांव को देख लेते हैं, ठीक है। ईमान गांव, ईमान गांव से एक बहुत ही अच्छा घर मिला है जिसमें कुल 5 कमरा है, 5 कमरा वाला। ये जाहिर सी बात है किसी व्यापारी का ही रहा होगा, ठीक है। 5 कमरा वाला घर मिला है, ठीक है। यानी आम इंसान का तो घर नहीं रहा होगा, ठीक है। 5 कमरे वाले घर तो आज आम इंसानों के पास नहीं है, ठीक है। तो तब की बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहां से मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपकी, ठीक है। अब यहां पे एक हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर यहां पे देखिए लिखा है मास्की है, ठीक है। आपको हल्लूर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे लोकेशंस का नाम लिखा है जहां से आपको ये स्थल मिलते हैं। पूर्वी भारत में अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पे पांडु राजा ढीवी का नाम है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चिरांद भी यहां पे देखिए, ठीक है, चिरांद है। ये सारे स्थल क्या है, आपके पूर्वी भारत के ताम्रप्रसारिक स्थल है, ठीक है। चिरांद, पांडु राजा ढीवी, ये सारे आपके ताम्रप्रसारिक स्थल पूर्वी भारत के हैं। ये चीज दिमाग में रखना है। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जोधपुर हो गया, ठीक है, गणेश्वर हो गया, ये सारे आपके नॉर्थ वाले ताम्रप्रसारिक स्थल हो गए। तो ये बेसिकली हम लोगों ने ताम्रप्रसारिक चीजों को देख लिया। कुछ यहाँ पे मैंने कुछ नोट के तौर पे लिखा है, उसको देख लीजिए। 2 ताम्रप्रसारिक स्थल बलाथल एवं ओजियान, ये 2 ऐसे ताम्रप्रसारिक स्थल हैं जहां से 4 दीवारी युक्त घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां से 4 दीवारी युक्त घर के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से, बालाथल से और ओजियान से, बालाथल एवं ओजियान से। मालवा मैंने बताया कि आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहां से चरखे एवं तकलियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चरखे एवं तकलियों के। खैराडी एवं नरहन नामक एक ताम्रप्रसारिक स्थल है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की ताम्रप्रसारकालिक साक्ष्य है, ठीक है। यहां से ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के साक्ष्य है, ठीक है। कौन कौन से ध्यान देना है, खैराडी एवं नरहन, खैराडी एवं नरहन। तो इस तरह से आपके ताम्रप्रसारिक स्थल भी खत्म हो गए। एक मैं होमवर्क दूंगा, आग की खोज कब की गई थी, ठीक है। एक मेरा ये होमवर्क है, मैंने इस चीज को इसलिए नहीं बताया, मेरा मानना था कि बेसिक है, आप लोग को इतना तो मतलब पता ही होगा, इसलिए मैंने इस चीज को छोड़ दिया था। आप लोग एक बार बता दीजिए, अगर मुझे लगेगा कि कमेंट कोई नहीं दिया है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बोल ही दूंगा भाई फिर, ठीक है। आग की साक्ष्य की खोज कब की गई थी, यानी जो मानव समाज है वो आग से कब परिचित हुआ, ठीक है। ये चीज दिमाग रखना है। बैकईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं तो चांस है कि ऐसे क्वेश्चन बने, ठीक है। तो मैं इसलिए इस चीज को आपके हवाले करता हूं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हम लोग इसी के साथ आएंगे सैंधव सभ्यता पे, ठीक है। सैंधव सभ्यता के बारे में तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब मेंस पढ़ते हैं तो इसकी नगरीय जीवन यापन उसको देखते हैं, जो इसका नगरीय व्यवस्था था उसके बारे में पूरी पैटर्न ही पढ़ते हैं, नगरीय पैटर्न कैसा था, ठीक है। वो मेंस का क्वेश्चन हो गया। उसकी प्रासंगिकता बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके मेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की साइंस एंड टेक में जो डेवलपमेंट है वो आपके मेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अपने लोग मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं और जिस एग्जाम के का प्री पढ़ भी रहे हैं उसका मेंस ऐसा है नहीं जैसा यूपी का है। तो नो डाउट कि अपने लोग को बहुत ऐसा अंदर घुस के नहीं देखना है कि भाई एकदम परेशान हो गए हैं रिसर्च करने के चक्कर में। यहां पे बेसिकली हड़प्पा में आपको क्या होना चाहिए, एक तो बेसिक फैक्ट्स आपको बताना चाहिए, ठीक है, कि भैया हड़प्पा का खुदा ही कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक दो 1920 और 21 की वो घटना है, ठीक है, दिमाग में रखना है। इसके बाद से नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो उत्खनित स्थल है वो किस लोकेशन पे है, ठीक है। उनके इर्द गिर्द क्या कोई रिवर है तो उनसे संबंधित रिवर कौन है, उत्खननकर्ताओं का नाम और वहां मिलने वाले इंपॉर्टेंट साक्ष्य, ठीक है। यही कुछ कीवर्ड्स है, दिमाग में रखना है। मैं हड़प्पा पीरियड पढ़ाने के पहले 3-4 बातें क्लियर करना चाहता हूं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या पता एकदम क्लास के स्टार्ट से ही क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। पहली बात, हड़प्पा में कहीं भी आपको घोड़े के साक्ष्य जरूर मिले हैं लेकिन चित्र नहीं मिले हैं। हड़प्पा वासियों की खूबी क्या थी ना, एकदम स्मार्ट सभ्यता है। इसके इर्द गिर्द विश्व में और भी सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, मिस्र की सभ्यताएं हैं,
हम लोग मेहुला वर्ड एक यूज किया गया है, ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा पीरियड के लिए मेहुला वर्ड का यूज किया है, ठीक है, ध्यान देना है। हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोदा गया था, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया। मैक्सिमम जो स्थल है वो सिंधु नदी घाटी के इर्द गिर्द थी, इसके लिए इसका नाम हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आगे इसको सरस्वती सभ्यता के तौर पर भी कहा जाता है, क्योंकि जो लुप्त नदी सरस्वती है, ऐसा माना गया कि वो नदी अगर लुप्त ना होती तो उसके इर्द गिर्द के सारे स्थल, सर्वाधिक स्थल वहां पर स्थित थे। तो है, इस चीज में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, दिमाग में रखेंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये दो नाम एक ही है। अब एक चीज समझेगा, तो पहली चीज क्लियर रखेगा कि घोड़ा यहां का नहीं था। अगर आप लोग को पुर्तगालियों का आगमन याद होगा ना, उस ड्यूरेशन में भी अकबर घोड़ा बाहर से खरीदता था, ठीक है। तो अकबर के समय में जब घोड़ा अपने नहीं थे, बाहर से खरीदे जाते थे, तो भैया आपके हड़प्पा वाले कहां से घोड़ा पैदा कर देंगे, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में भी घोड़ा आपके फॉरेन से आता था, यानी मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं से घोड़े का हम लोग निर्यात क्या करते थे, ठीक है। यानी हमारा बेसिकली हमारा तो नहीं था, मतलब हमारे यहां इसके साक्ष्य नहीं थे। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, ये क्लियर दिमाग में रखना है, लेकिन यहां की वो विशेषता नहीं है। क्लियर एक चीज हो गया। दूसरा, यहां का समाज मात्र सत्तात्मक था, ठीक है, पूजा पाठ होती थी, मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मतलब मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्लियर दिमाग में रखना है। यानी इस समय के लोग हिंदू थे, क्या थे, इसकी कोई साक्ष्य नहीं है। यह एक अलग की बात है कि इस ड्यूरेशन में जितनी डेवलपमेंट्स आप लोग देखेंगे, उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट्स को हिंदू सभ्यता ने अडॉप्ट किया है, लेकिन अभी यहां पे कोई भी ऐसे मंदिर के साक्ष्य व्याप्त नहीं है। सेकंड, आप लोग ये क्लियर कर लीजिए। तीसरे, इस सभ्यता से बाघ के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन शेर के साक्ष्य नहीं मिले। यह भी चीज अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है। चौथी, इस सभ्यता में धातुओं में कई धातुओं, सोना, चांदी, तांबा, इन सबके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लोहा आपकी उत्तर वैदिक काल की विशेषता है, इस चीज को दिमाग में क्लियर रखना है। जब लोहा उत्तर वैदिक काल में आएगा तो लोहे से फिर से एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा और एक नई नगरीय व्यवस्था जन्म लेती है, जिसको इतिहास में हम लोग द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं। इतिहास की पहली नगरीय क्रांति जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हड़प्पा पीरियड है, और इतिहास की द्वितीय नगरीय क्रांति आपकी उत्तर वैदिक काल में आती है, 600 बीसी के उपरांत आती है। जब लोग कंपैरिजन करते हैं तो मेंस का क्वेश्चन बनता है कि प्रथम नगरीय क्रांति एवं द्वितीय नगरीय क्रांति के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं। क्लियर चीज समझ गए। यानी घोड़ा, शेर, मंदिर और लोहा, ये चार चीज मैंने क्लियर पहले बता दिया, ठीक है, एकदम दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्चुअली बनेगा तो यहां से बनेगा। इसी चार चीज इसकी है जो कॉन्सेप्ट है, बाकी सारा फैक्ट है। अब आते हैं हम लोग फैक्ट्स को स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझने की। कुछ मैंने फिगर रखा है, देख लीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपको देखने से ही लग रहा होगा वो स्नानागार है मोहनजोदाड़ो वाला, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर रखना है। फिगर हो सकता है थोड़ा सा अच्छा ना दिख रहा हो, ठीक है। ये घरों की जो नालियां उलियां हैं उनकी है, ठीक है। आप ये बेसिकली इनका जो घर वगैरह है उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इस फिगर में। ये लोकेशंस मैंने रख लिया, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है नदियों के किनारे, उनको देख लिया हम लोग, ठीक है। यहां पे जो ये एक मूर्ति मिली हुई थी, ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे। यहां पे जो जानवर वगैरह हैं, ठीक है, बेसिकली इन सब चीजों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है चीजों को स्टार्ट करना, तो चीजें स्टार्ट होती है। अब हड़प्पा पीरियड के बारे में एक चीज दिमाग में रखना है, क्योंकि इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा में हुई, इसके लिए इस ड्यूरेशन को हम लोग हड़प्पा पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक तो इसी सभ्यता का एक नाम है सिंधु सभ्यता भी है। सिंधु सभ्यता का नाम इसको किसने दिया था, तो जॉन मार्शल साहब ने इसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो यहां पे चूंकि मैंने सिंधु सभ्यता लिखा हुआ है, तो क्यों ना जॉन मार्शल साहब का नाम भी लिख दे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जॉन मार्शल, ठीक है। इस हड़प्पा सभ्यता को किसने कहा, सिंधु सभ्यता, तो जॉन मार्शल साहब ने किया। हालांकि अब हम लोग इस विवाद नहीं पढ़ेंगे। जो सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड ध्यान देंगे, ठीक है, टाइम पीरियड है वो कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है वही आप लोग एग्जैक्ट टाइम पीरियड बनाता है। एनसीईआरटी में भी वही दिया है। तो कार्बन 14 के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर, ठीक है, 1700 ईस्वी पूर्व के बीच की हुई होगी, ठीक है। 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के बीच की रही होगी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये कार्बन 14 से आपको पता चला ये टाइम पीरियड, ठीक है।
अब एक चीज ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़े। तो जो भी इसके लोकेशंस हैं आपके उत्तर भारत की, जो उत्तर भारत या हम लोग कह सकते हैं जो भारतीय महाद्वीप था, ठीक है, उपमहाद्वीप था, उस लोकेशन से मिले हैं। यानी जो आज का पाकिस्तान है, ठीक है, कुछ हमारे यहाँ के स्थल क्या है वो वहां पे मिले हुए हैं, ठीक है। अभी हमको पता है यूनेस्को के साइट्स में, विश्व विरासत स्थल में भी एक हड़प्पन साइट को शामिल किया गया जिसका नाम है धौलावीरा। एक चीज और यहां पे क्लियर करेंट से रखेंगे, धौलावीरा पहला ऐसा स्थल नहीं है जो कि यूनेस्को की साइट में शामिल है। पहला स्थल आपका मोहनजोदाड़ो है। तो अगर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कौन था, तो आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। अगर पूछेगा भारतीय सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है, तो वो होगा धौलावीरा। क्लियर कट अपने दिमाग में रखनी है। धौलावीरा एक ऐसा लोकेशन है, हड़प्पा सभ्यता बेसिकली जो एक ऐसा लोग मतलब देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम जो स्थल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में। लेकिन धौलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एकमात्र ऐसा स्थल है। और भी इसकी विशेषताएं हैं, आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक ये करंट रिलेटेड था, अपने दिमाग में रखना है। अब जब बात मोहनजोदाड़ो का आ ही गया है तो एक चीज क्लियर जान लीजिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को जुड़वा बहनों के तौर पे जाना जाता है या जुड़वा राजधानियों के तौर पे जाना जाता है, कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी क्लियर रखना है अपने दिमाग में। अब एग्जैक्ट मुझे पता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहते थे, ठीक है। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहते थे, ठीक है। वो थोड़ा बहन निकल गया, कोई बात नहीं है, जुड़वा है, दिमाग रखना, बहन हो या भाई हो कोई मतलब नहीं है। हालांकि न बहन है न भाई है, राजधानियां वर्ड है, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली जिसने दिया था वो शायद पिग्गट महोदय ने दिया था, ठीक है। इश्यू को दिमाग रखें। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे देखिए आपका मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को क्या कहते हैं, तो जुड़वा राजधानियां कहते हैं, ध्यान देंगे, जुड़वा राजधानियां कहते हैं, ठीक है। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहते हैं। ये देखिए आपका हड़प्पा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इनको विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहते हैं। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा जाता है। किसको? हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो को, HM को, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये पिग्गट महोदय का स्टेटमेंट है, दिमाग में रखेंगे, ये पिग्गट महोदय का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है पिग्गट महोदय का। स्क्रीन पे आपके एक मैप है, इस मैप में आप लोग एक चीज और भी याद रखेंगे, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है। तो इनका एक बार क्रम याद कर लेंगे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। तो झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी और फिर सतलज, ये नॉर्थ से साउथ इसका क्रम हो गया, ठीक है। तो एक बार इसके ऐसे भी क्रम को याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, ठीक है, और हड़प्पा से चीजें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हड़प्पा लेते हैं, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां भी लिखा है, इसको भी देख लीजिए। हड़प्पा की जो सीमाएं हैं, जो JNK में है, आपके नॉर्थ में JNK का एक लोकेशन है मांडा, यही इसकी उत्तरी सीमा है। हड़प्पा की उत्तरी सीमा क्या है, मांडा है। सर एक बार क्लॉज देख लीजिए, रिकॉर्ड हो रही है ना, ठीक है। हड़प्पा की उत्तरी सीमा क्या है, मांडा है, ठीक है। हड़प्पा की दक्षिणी सीमा क्या है, दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। दैमाबाद के बारे में मैंने अभी आपको दिखाया भी था ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में, ध्यान देंगे। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। क्लियर दिमाग में रखना है, ठीक है, आलमगीरपुर है। और इसका जो वेस्टर्न हिस्सा है वो आपके बलूचिस्तान में पड़ता है, जहां पे आजादी की लड़ाइयां अक्सर लड़ी जा रही है, सुतका गेंडोर में, ठीक है, सुतका गेंडोर में, ठीक है। अपनी बलूचिस्तान की एक अलग ही कहानी है, ठीक है। बलूचियों को धोखे से पाकिस्तान में शामिल किया गया, हालांकि क्लास हिस्ट्री की है, ठीक है, और वो भी एंशिएंट हिस्ट्री की, तो इस पे नहीं चर्चा करते हैं, ठीक है। कभी मजा लेने के लिए चर्चा कर लेंगे, अभी क्लास करते हैं, ठीक है। तो सुतका गेंडोर दिमाग में रखना है, आपकी बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये तो इसकी बाउंड्री हो गई। बाउंड्री क्या हो गई, मांडा, दैमाबाद, सुतका गेंडोर और आलमगीरपुर। ये लोकेशंस कहां कहां स्थित है ये हो गया, और इसकी चारों साइड्स की बाउंड्रीज क्या हो गई ये आपकी पता चल गई। अब हम लोग पहला स्थल उठाएंगे हड़प्पा, ठीक है। पहला स्थल उठाते हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। आपको पता है हड़प्पा नामक इस स्थल की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कब की थी, ठीक है, दयाराम साहनी ने, ठीक है।
दयाराम साहनी महोदय ने इसकी खोज की थी। यहां से कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले, साक्ष्य मिले हैं। जैसे यहां से एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा। कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान, ठीक है। R37 नाम का एक कब्रिस्तान है। ये चीज क्लियर दिमाग में अपने रखनी है, ठीक है। ये हो गया। यहां से अब एक चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। एक चीज यहां से अगला दिमाग रखना है कि यहां से जो बेसिकली एक उर्वरता की देवी का चित्र मिला है, इसमें एक मातृमूर्ति मिली है जिसके नाभि से एक पेड़ निकला हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग उर्वरता की देवी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं से हम लोग पृथ्वी माँ, धरती माँ का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो दिमाग में रखना है। नेक्स्ट ध्यान देंगे अगला, ठीक है। यहां से गेहूं एवं जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मैंने बोला कि बेसिकली पूरी हड़प्पा पीरियड के केवल ध्यान देंगे धौलावीरा ऐसा है जहां से धौलावीरा ऐसा है जहां से 3 पार्ट में डिवाइड है, बाकी सारी लोकेशन 2 पार्ट में डिवाइड है, पूर्वी और पश्चिमी। ध्यान देंगे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो ये मुझे नहीं लगता कि मुझे लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया बेसिकली। अच्छा, हड़प्पा स्थित का है, एक बात ये बन जाती है। तो ये आज के आपके पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का एक जिला है मोंटगोमरी जिला है, वहां पे स्थित है। रिवर किस रिवर के किनारे? तो रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर। चलिए, हड़प्पा आपका होता है खत्म। अब यहां से हम लोग पहुंचेंगे कहां? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो पे एक मूवी भी आ गई है, ठीक है। आप लोग चाहिए तो देख लीजिए, देखना जरूरी नहीं है क्वेश्चन लगाने के लिए। एक्चुअली जो मैक्सिमम साक्ष्य है ना वो आपके मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम साक्ष्य आप देखेंगे वो आपके मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। मोहनजोदड़ो की जो खोज करता है, सबसे पहले आइए इनका नाम लिखते हैं। इनका नाम है राखलदास बनर्जी। इनका नाम है आपका राखलदास बनर्जी। इस को दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। राखलदास बनर्जी क्या है? इनका नाम है। यहां से अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। हालांकि मैंने एक चार्ट शायद रखा हुआ है, देखिए ये नदियां मैंने ये बेसिकली घटना चक्र का एक अवेयरनेस बुक से मैंने ये चार्ट लिया है, ठीक है। यहां पे सारी नदियों के नाम लिखे गए हैं कि हड़प्पी स्थल किन किन नदियों के किनारे स्थित है। आइए एक बार इसको देख ही लीजिए, फिर मैं क्या करूंगा, जब स्थल पढ़ाऊंगा तो नदी नहीं लिखूंगा, ठीक है। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ध्यान देना है। रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। लोथल आपका कहां है? लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट आपका मिलता है सुतका कोह, जो कि सादीकोह नदी के किनारे स्थित है। सुतका कोह जो कि आपके सादीकोह नदी के किनारे स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भोगवा भी काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है, ठीक है। लोथल का भोगवा भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ये भी रखना है। ये बेसिकली कोई नदी का नाम नहीं लगता है इसलिए लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखना है सुतका को सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर जो है ये आपके, ये भी अगला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं अगर एक चार्ट में बना वो, ठीक है, एक ब्लॉक में घेर दूं तो लोथल आपका इंपॉर्टेंट है। लोथल के बाद से आपका रंगपुर काफी इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग रखेंगे। आपका दैमाबाद काफी इंपॉर्टेंट है। आपका राखीगढ़ी काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज दिमाग में रखनी है। ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है। लोथल का भोगवा, रंगपुर का भादर, दैमाबाद का प्रवरा, राखीगढ़ी का घग्गर। ये इतना तो कंफर्म आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, दिमाग में रखेंगे। हालांकि घग्गर नदी के किनारे एक और हड़प्पी स्थल है, उसका नाम है कालीबंगा, ठीक है, उसका नाम है कालीबंगा। ये बेसिक्स आपकी याद रखना चाहिए। क्योंकि सरस्वती लुप्तप्राय नदी है और इतिहासकारों का मानना था कि अगर सरस्वती लुप्तप्राय नहीं हुई होती तो मैक्सिमम स्थल आपके सरस्वती नदी के किनारे होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसको सरस्वती संस्कृति के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, हालांकि नहीं चला उनका, ठीक है। तो सरस्वती नदी के किनारे आपका कुणाल नामक, बनावली, भगवानपुरा, ठीक है, ये सब आपके सरस्वती नदी के किनारे स्थित स्थल है। क्या क्या? कुणाल, बनावली और भगवानपुरा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सिंधु के किनारे कौन कौन से स्थल है? सिंधु के किनारे आपका आमरी है, सिंधु के किनारे आपका मोहनजोदाड़ो है, सिंधु के किनारे आपका कोटदीजी है, सिंधु के किनारे आपका चहुंदड़ो है। ये सब सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये सब सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
मांडा आपके चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा कहां स्थित है? मांडा आपके चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारे आपकी नदियों के किनारे स्थित स्थल हो गए, जिनको 2, 3, 4 बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अगर यहां से क्वेश्चन आया गलत हुआ तो केवल और केवल बेवकूफी होगी और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न गलत होंगे तो नो डाउट कि पीडीएफ में नाम आना थोड़ा एक क्वेश्चन चैलेंज करेगा, ठीक है। और वो लोग जो 2, 3, 4 क्वेश्चन का रोना लगाए रहते हैं, ठीक है, जिनका इसी से रुकता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं गलत करना है, ठीक है। हाँ, इस क्लास के साथ एक मेरा एकदम हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, बैकईयर लगाइएगा आप लोग, ठीक है। हम लोग इन लास्ट कोशिश करेंगे एग्जाम के 1-2 महीने पहले कि हम लोग बैकईयर टीम तैयार करके उसको करवा दिया जाए, लेकिन तब तक आप लोग खुद करेंगे। जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तो नहीं होना है, ठीक है, ध्यान देना है। तो बैकईयर मैं यहां से वादा करके नहीं निकल रहा हूं, करवा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग साथ साथ करते रहेंगे तो सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बैकईयर इसका है नहीं, पढ़ना शुरू करेंगे तो 15 दिन में बैकईयर खत्म हो जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, मैं नदियों से मुक्त हो गया, अब मैं आता हूं मोहनजोदाड़ो के अन्य साक्ष्यों को लिखता हूं। तो यहां से एक वृहद स्नानागार की प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा वीडियो के स्टार्ट में दिखा दिया था। वृहद स्नानागार, ठीक है। यहां से पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, या मुहर प्राप्त हुई है, दिमाग रखना है। पशुपति शिव की मुहर प्राप्त हुई है, ठीक है, ये चीज दिमाग रखना है। यहां से एक मतलब जानवरों की, समझे ना, वो जैसे अर्धनारीश्वर टाइप का, मतलब उस टाइप का नहीं, 2 जानवरों को मिला के एक मूर्ति, एक मानव तैयार किया गया है उनको। जैसे उस मानव का जो सर है ना, वो हाथी का है, और जो धड़ है वो शायद भेड़ या बकरी का है, ठीक है, मैं भी कंफर्म कर लूंगा भेड़ का या बकरी का है। लेकिन मोहनजोदड़ो से ऐसे भी संयुक्त साक्ष्य मिले हैं। दिखने में वो इंसान है, लेकिन सर उसका हाथी का है, ठीक है, और शेष बॉडी किसी अन्य जानवर का है, ठीक है। भेड़ या बकरी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोग तनाव में मत रहिएगा, ठीक है। सूती के प्रारंभिक साक्ष्य यहां से मिले हैं, ठीक है, दिमाग में रखना है। सूती कपड़े के, सूती वस्त्र के प्रारंभिक साक्ष्य यहां से मिले हैं। सर्वाधिक ध्यान देंगे, ठीक है, अभिलेख युक्त मुहरे यहां से मिले हैं। देखना है सर्वाधिक मुहरे कहां से मिले हैं? हड़प्पा में। लेकिन लिखी गई मुहरे, अभिलेख युक्त मुहरे, हालांकि हम लोग उस अभिलेख को पढ़ भी नहीं पाए, ठीक है, ध्यान देना है। तो अभिलेख युक्त मुहरे आपकी मोहनजोदाड़ो में मिली हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे आपकी मोहनजोदाड़ो में मिली है, ये चीज दिमाग में रखना है। मोहनजोदाड़ो के बारे में जॉन मार्शल साहब का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट अगर आप लोग याद कर लेंगे तो शायद आपके लिए बहुत बेहतर हो। मैं वो स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है। जॉन मार्शल साहब का स्टेटमेंट है, जॉन मार्शल साहब का जो स्टेटमेंट है, ये क्या कहता है कि मोहनजोदाड़ो के बारे में कहता है कि इसका निर्माण अविश्वसनीय है, यानी ये इसको विश्व के आश्चर्यजनक निर्माण में शामिल करता है। आश्चर्यजनक निर्माण में शामिल करता है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। यहां से ना केवल, यहां पे राखल दास, ठीक है, और राखल दास, ठीक है, यहां से ना केवल वृहद स्नानागार मिला है, यहां से वृहद अन्नागार भी मिला है, ठीक है। एक कांस की नर्तकी मिली है, ये देखिए इसकी फोटो यहां पे है, ठीक है। आज भी महिलाओं का ये पारंपरिक डांस है, ठीक है, कमर पे हाथ रख के डांस वाला। अब नॉर्मली देख लेंगे, शादी विवाह में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सोचिए ये वाला डांस भी कमर पे हाथ वाला, भोजपुरी की जो फेवरेट हीरोइन है, वो भी, मतलब जिसकी भी फेवरेट हो, ठीक है, इसी अंदाज में आज भी नाचते दिख जाती है। तो सोचिए भोजपुरी ने जो अपना ये डांस है, ये मोहनजोदाड़ो से सीखा है, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो वाले आज भी डांस भी सिखाए हैं, ठीक है। पासा का खेल, वही पासा जिसने पूरे महाभारत की नींव रखी, और आज भी हम लोग पासा खेलते हैं, ठीक है। ये पासा हड़प्पा वाले खेलते थे, आप समझिए। तो हम लोग के मनोरंजन का जो साधन है, चाहे ये मजेदार डांस फॉर्म हो, ठीक है, ये भी मोहनजोदाड़ो से आया है। और जो मजेदार खेल पासा है, वो भी हड़प्पन साइड से ही आया है, ठीक है। तो दिमाग में रखना है कि मनोरंजन के हमारे साधन वहीं से निकलते आ रहे हैं, ठीक है। पूजा पाठ के हमारे सारे साधन वहीं से निकल के आए हैं,
ठीक, इसी के लिए कहा जाता है कि कल्चरल तौर पे तो बहुत कुछ चीजें हम लोगों ने हिंदुज्म ने सीखी है हड़प्पा पीरियड से, इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन भी बनाया है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो निरंतरता बनाई हुई है हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, 2014 या 15 के मेंस में, 14 के मेंस में ये क्वेश्चन बना हुआ था, तो दिमाग में रखना है। ठीक, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यहां से पुजारी की भी मूर्ति मिली है, वो दाढ़ी वाले भाई साहब की मूर्ति। ठीक है, पुजारी की मूर्ति, मोदी जी की तरह लगते हैं। ठीक है, पुजारी की मूर्ति। ठीक है, कंघी किया हुआ उनका बाल है, 3 पत्तियां साल ओढ़े हुए हैं। ठीक है, ये सारी उनकी विशेषताएं हैं, दिमाग में रखना है। एकदम टू द कॉपी, मतलब मोदी, मतलब आज वाले मोदी जी समझिए कि उसी समय मोहनजोदाड़ो में थे। ठीक है, टू द पॉइंट एकदम, मतलब बनाने वाले ने क्या खूब बनाया था। ठीक है, तो समझ आइए। अब हम लोग इसके बाद से आते हैं, मोदी जी को छोड़ते हैं, आते हैं लोथल पे। ठीक है, और पहुंचते हैं हम लोग लोथल पे। चलिए, ठीक है, लोथल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है, लोथल के बाद हम लोग देख लेंगे आपका धौलावीरा के बारे में। ठीक है, और धौलावीरा के बाद हम लोग देख लेंगे कालीबंगा। कालीबंगा, आइए हम लोग देखते हैं लोथल। सबसे पहले लोथल ध्यान देंगे, एक बेसिकली एक ऐसा लोकेशन है जो कि लगभग एक बंदरगाह वाला लोकेशन है। ठीक है, यहां से आप देखेंगे नाव वगैरह के चित्र मिले हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि यहां से ट्रेड काफी अच्छा रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये बेसिकली गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहां से ध्यान देंगे, ये बेसिकली गुजरात में स्थित है, ये चीज दिमाग में क्लियर रखना है। इसके बाद से ध्यान दीजिएगा, यहां पे गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ठीक है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ये दिमाग में क्लियर रखनी है। ठीक है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ये बेसिकली यहां पे इसमें तो ये 2 ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली लोथल का एक बंदरगाह लोकेशन था, गोदीवाड़ा के साक्ष्य के ऊपर ही यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बन के आया हुआ है। यहां से एक 3 युगल समाधि भी मिली है, आप चाहिए तो एक अगला फैक्ट की तरफ है, ये याद कर लीजिए, 3 युगल समाधि मिली है। ठीक है, अब आती है बात आपकी धौलावीरा की। जब बात धौलावीरा की आती है तो धौलावीरा ध्यान देंगे, एक आयताकार लोकेशन था जो कि 3 हिस्सों में विभाजित था, या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। यहां पे कई सारे बेसिकली जल प्रबंधन के लिए सबसे फेवरेट जगह है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन। ठीक है, ये 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था, ये चीज दिमाग में रखेंगे। अगला आपको जो फैक्ट्स याद करना है वो देखिए। ठीक है, ठीक है, यहां से क्या है, एक 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बेसिकली धौलावीरा की भी लोकेशन ध्यान देंगे तो ये गुजरात में ही इसकी लोकेशन है। ठीक है, अभी मैं सारा गुजरात पे ही हूं, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं गुजरात। कच्छ के रण में बेसिकली जो कच्छ वाला रीजन है वहां पे पाई जाती है, ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, यहां पे क्या है, हड़प्पा लिपि के बेसिकली जो भावचित्रात्मक लिपि है वो लिपि हड़प्पा की। तो भावचित्रात्मक लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट आता आपका कालीबंगा। नेक्स्ट आपका क्या, तो नेक्स्ट आपका कालीबंगा। आइए हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, कालीबंगा में एक चीज ध्यान देंगे, कालीबंगा में यहां से जूते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, यहां से क्या है, कालीबंगा पहले बात तो लोकेशन अपने दिमाग में रखेंगे, कहां पे है, तो ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। नेक्स्ट दिमाग में रखेंगे क्या है, यहां से आपका जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहां से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं।
यहां से आपको भूकंप का साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें कम से कम अपने दिमाग में रखना है। इनकी ईंटों की विशेषता है कि यहां की जो ईंट मिली है वो एक्चुअली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे ईंट जो नालियों में प्रयोग की जाती थी, ठीक है, नालियों में बेसिकली पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, नालियों में बेसिकली पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जो भवन निर्माण में प्रयोग किया गया है, भवन निर्माण में ये सामान्यतः कच्ची ईंटें रही हैं, कच्चा ईंटें रही हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। मैं इसको एक बार शॉर्ट में करता हूं। आपकी स्क्रीन पे लोथल, धौलावीरा और कालीबंगा दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या देखते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, सुरकोटदा देखते हैं। सुरकोटदा देखते हैं। सुरकोटदा के बाद से हम लोग बनावली देख लेते हैं, ठीक है, बनावली देख लेते हैं हम लोग, ठीक। अब ये बनावली हो गया आपका। बनावली के बाद से हम लोग एक और आपका क्या है, रोपड़ देख लेते हैं। रोपड़ देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, रोपड़ के बाद से हम लोग एक देख लेते हैं आपका, एक आपका चहुंदड़ो बचा, ये देख लेते हैं बस, ठीक है, चहुंदड़ देख लेते हैं। अब आइए हम लोग रोपड़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रोपड़, रोपड़ नाम से एक फीलिंग बन रही है कि स्थित कहां पे है, तो स्थित है पंजाब में। कहां पे स्थित है? रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है, ये दिमाग में रखना है। यहां से हड़प्पन साइड से 2 जगह ऐसे हैं जहां से तांबे के वाड़ागृह मिले हैं, यानी जो उसका आगे वाला हिस्सा होता है जो सीधा शरीर में घुसता है, ठीक है, वो तांबे का है, ठीक है। 2 लोकेशन है जिनमें से एक आपका रोपड़ है। तो तांबे का वाड़ागृह, तांबे का वाड़ागृह मिला है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे दिमाग में रखना है एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि यहां से क्या है, मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य, ठीक है। ये साक्ष्य आपको रोपड़ से भी मिला हुआ है, ठीक है। हालांकि कभी यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं है, इस पॉइंट से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। यहां से इन सब जगहों से लोकेशन क्या है इसकी और किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और तांबे के वाड़ागृह पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये 3 चीज पे, इस बाकी हिस्से पे, इस हिस्से पे क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वो है हम लोग का चौन्हुदड़ो, ठीक है, चौन्हुदड़ो। चौन्हुदड़ो में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक ऐसी मुहर मिली है जिस मुहर को स्टडी करने पता चलता है उसकी पदचिन्ह, एक्चुअली उस मुहर पे केवल पदचिन्ह मिला हुआ है, ठीक है। उस पदचिन्ह को जब स्टडी करते हैं तो लगता है कि किसी बिल्ली का, क्योंकि आगे जो उसमें पदचिन्ह मिला वो बिल्ली का मिला है और उसके पीछे कुत्ते का पदचिन्ह मिला है, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, मतलब पदचिन्ह मिला है, एक ऐसी मुहर हम लोग को प्राप्त हुई है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसके बाद से यहां से हम लोग की अगली बात होती है, यहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है। मनका बनाने का कारखाना यहां स्थित था, ठीक है, मनका बनाने का कारखाना स्थित था। ये सब चीज दिमाग में। लिपस्टिक भी मिला है, यहां से श्रृंगार, महिला श्रृंगार का सबसे फेवरेट सामान लिपस्टिक मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग का क्या, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा देखते हैं। सुरकोटदा आपके गुजरात वाले लोकेशन पे है, ध्यान देना है, ठीक है। ये बेसिकली दुर्गीकृत क्षेत्र था, ठीक है, ये दुर्गीकृत क्षेत्र था, जिसके दोनों हिस्से दुर्गीकृत थे, ये दुर्गीकृत क्षेत्र था। ये चीज क्लियर दिमाग में रखना है, ठीक है। सुरकोटदा से हम लोग को ध्यान देंगे घोड़े की हड्डी मिली है, प्लस यहां से हम लोग को कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान का
साक्ष्य मिला हुआ है। ये आपका हो गया सुरकोटदा से। अब नेक्स्ट आपका बनावली, ठीक है, नेक्स्ट